के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, विकास योजनाओं का लिया जायजा। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। कल सवेरे 8 बजे से होगी मतगणना। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत, कई जगहों पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। और FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भी शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतों में कटौती को लेकर आज बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों में की गई कटौती का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व भार पड़ेगा। वित्त मंत्री ने सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों को जहां पिछले साल नवंबर में अंतिम दौर के दौरान कटौती नहीं दी गई थी, उन राज्यों में भी इसी तरह की कटौती लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस वर्ष केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। इससे सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भार पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से मध्यम और गरीब तबके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस कार्य के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का झारखंड के लोगों में भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेफ ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 8 स्वर्ण के साथ कुल 16 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। टीम के शानदार प्रदर्शन से हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान आई है। सिर्फ खिलाड़ी जीत करके नहीं आता है, वो सिर्फ खेल का खेल नहीं रहता है, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ, ये देश ऐसा है कि जहां दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और इसके कारण दुनिया में आप जहां भी गए होंगे, दुनिया में जब भी आपके इस सिद्धि को किसी ने देखा होगा तो आपको देखता होगा, आपके खेल को देखता होगा, आपके मेडल को देखता होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सोचता होगा, अच्छा हिंदुस्तान में ये वातावरण है, हर एक को समानता है, हर एक को अवसर है और उससे देश की छवि बनती है। यानी सामान्य खिलाड़ी देश की छवि बनाता है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छी छवि देश की बनाने का काम आपके द्वारा होता है, आपके प्रयत्नों के द्वारा होता है। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए, भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय देश के तिरंगे को फहराने के लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके इस पुरुषार्थ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर के अधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री आज रांची स्थित अपने आवास से कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिलों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र सरकार से झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 में स्नातक के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर CUET लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में डाले गए वोटों की गिनती कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। दूसरे चरण में 19 मई को राज्य के 16 जिलों में मतदान हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि पहले चरण की मतगणना के अनुभव को देखते हुए इस बार काउंटिंग हॉल में टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है। इधर तीसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में 24 मई को वोटिंग होगी और 31 मई को मतगणना होगी। वहीं चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। पाकुड़ जिले में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं नजीर पेश कर रही हैं। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी अवसर में तब्दील कर लिया है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। पाकुड़ जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित पलाश आजीविका दीदी कैफे से जुड़ी सखी दीदियों को पंचायत चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना कर्मियों को नाश्ता और खाना खिलाने का अवसर दिया गया है। इसके जरिए सखी मंडल की महिलाओं ने पहले चरण के चुनाव में 1 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई कि मतगणना केंद्र हो या डिस्पैच सेंटर हो, वहाँ पे वो अपने लजीज व्यंजनों से जो भी मतदान कर्मी आए या जो आम पब्लिक आए उससे उनको ये सस्ता और निर्धारित दर पे फूड उपलब्ध करवाया जाए और जिससे उनका इनकम हो। इसी क्रम में अभी तक 2 चरणों के चुनाव में दीदियों के द्वारा इसमें अच्छी मेहनत करते हुए लाखों रुपए की बिक्री की गई है और वो लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सखी मंडल की महिलाओं ने मतदान दल में शामिल कर्मियों को पूरी सब्जी, दाल भात, पापड़, आचार और मतगणना स्थल के निकट पकौड़ा, घुघनी, चूड़ा सस्ती दर पर परोस रही हैं। इस काम में उन्हें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। हमारा जो भोजन बनाया गया है बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है और कम दर पर सभी को खिलाया जा रहा है। ये प्रशासन के लिए बहुत अच्छा कदम है। पंचायत चुनाव के अगले चरण में भी इन दीदियों द्वारा मतदान कर्मियों और मतगणना कर्मियों के बीच स्वादिष्ट भोजन परोसने की योजना बनाई है। इसमें सर हम लोग जुड़ के बहुत सारा फायदा हो रहा है। फायदा होने के बाद अपना परिवार भी अच्छा से चला रहे हैं सर। हम लोग को अच्छा ही मिल रहा है, सस्ता दर में ही दे रहे हैं। सबको यहाँ पे यहीं पर खा रहे हैं। झारखंड को संवारने में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल महिलाएं खुद आर्थिक विकास कर रही हैं, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान कर रही हैं। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2346 संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 14,996 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब 92 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम के जरिए राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए पहले चरण में राज्य के 220 युवा आईटी सेक्टर में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए युवाओं की चयन प्रक्रिया जारी है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि आज राज्य भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने रक्तदान कर देश रत्न राजीव गांधी की शहादत को याद किया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे। गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और जो उन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, उस देश की शहादत के लिए हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह सभी लोग आकर जी को ही याद करिएगा, जो दुनिया में इस देश के लड़के आज छा गए इस टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट और ये आईटी टेक्नोलॉजी में, सिर्फ राजीव गांधी को होता है। आपको याद होगा कि आज देश की आधी आबादी महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये राजीव गांधी के वक्त में शुरू हुआ, उन्होंने ही शुरू किया। सहिया और जितना भी झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर रांची के नामकुम स्थित लोवाडी में उनके स्मारक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन भी मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम करते थे। और इसमें हमारे संगठन में बड़े पैमाने पर लोगों ने शहादत दी है। कई संघर्ष हमारे अगुवा लोगों ने किया, जिनमें साधन ने और वो आज हमारे बीच, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम, हम अपने उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनकी कार्यकर्ता जगह जगह पर एकत्रित होकर उनको याद करते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इन लोगों के सोच और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शक है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने आज अपने परिवार के साथ देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और राज्य की खुशहाली की कामना की। देवघर जिले में 23 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी तेज कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मानसरोवर क्यू कॉम्प्लेक्स से लेकर संस्कार भवन तक बने फुट ओवर ब्रिज का आज अभियंताओं ने जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिज की स्थिति बिल्कुल ठीक है। देवघर सदर अस्पताल सहित शहरी क्षेत्र में कोरोना टीका को लेकर कोविन पोर्टल पर वेरीफायर के रूप में कार्यरत 11 स्वास्थ्यकर्मी आज से हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्यकर्मी 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं। देवघर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक प्रभात रंजन ने बताया कि कर्मियों की मांग जायज है, जल्द ही उनके भुगतान की दिशा में पहल की जाएगी। आज उन लोगों ने आवेदन दिया कि उन लोगों को 6 महीना से पैसा नहीं मिला है और सबके पास जो है परेशानियां हैं। बच्चे का फीस भरना है, खाने का राशन का खर्चा है, ईंधन का खर्चा है, सब चीजें प्रॉब्लम आ रही है, जिसके फलस्वरूप वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज के लिए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इन लोग का कुछ दिन से पेमेंट नहीं मिला है। हाँ। जिसके चलते ये लोग हड़ताल पे हैं। कितने परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमको ड्यूटी जाना है, बच्चे को बाहर जाना है। हाँ। लेकिन
राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश को लेकर 22 और 23 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 24 मई को भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। आज दोपहर बाद राजधानी रांची में करीब आधे घंटे से अधिक हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो प्रदान की, लेकिन कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर जाने से आवागमन भी बाधित हुआ। इतना ही नहीं, शहर में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं निचले इलाकों में कई जगह घरों में भी पानी घुस गया। नाली का पानी सड़क पर आ जाने से कई जगह सड़कों पर भी घंटे भर से अधिक जल जमाव की स्थिति बनी रही। इधर कई जगहों पर बिजली के खंभे और तार गिर जाने से कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। 1 जून से बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाने वाले FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में झारखंड की निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को भी शामिल किया गया है। पिछले दिनों FIH हॉकी प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ तीनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। कांस फिल्म महोत्सव में भाग ले रहे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए कंटेंट हब बनने के कगार पर पहुंच गया है। दूरदर्शन से खास बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि जहां एक तरफ भारत आजादी के 75वें साल में है, वहीं कांस फिल्म महोत्सव के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। एक कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बने, क्या आप सैटिस्फाइड हैं जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है अभी, और क्या इम्पैक्ट रखा है भारत ने यहाँ? देखिए, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने दुनिया में अपनी एक छवि और पहचान बनाई है, जिस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं, उसी दिशा में हमारे सिनेमा जगत ने बहुत बड़ी पहल की है। उन्होंने आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष भारत मना रहा है, कान फिल्म फेस्टिवल भी अपने 75 वर्ष मना रहे हैं, भारत और फ्रांस भी अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 वर्ष मना रहे हैं। और इससे अच्छा वर्ष क्या होता भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुनने का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है और वो भी कान फिल्म फेस्टिवल में। ये अपने आप में भारत की और भारतीय फिल्म जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहचान बनाई है और आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों में किस तरह से भारत का रुतबा यहाँ पर देखने को दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया।
ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जी, जीवोन और आसोमोद महात्मा जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मोर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी। बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दामोदर घाटी और स्वर्णरेखा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाने वाले जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय कल जैव विविधता दिवस के मौके पर स्वर्णरेखा प्रदूषण अध्ययन यात्रा और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर दामोदर प्रदूषण अध्ययन यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा का आयोजन युगांतर भारती, नेचर फाउंडेशन, दामोदर बचाओ आंदोलन, स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास मंच द्वारा किया गया है। इस यात्रा में वे नगरीय प्रदूषण का नदियों पर प्रभाव का विशेष अध्ययन करेंगे। झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर रांची के नामकुम स्थित लोवाडी में उनके स्मारक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन भी मौजूद थे। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हजारीबाग में आयोजित की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बताया कि आगामी 27 और 28 मई को यह बैठक होगी। कार्य समिति में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गढ़वा जिले में केरवा सुखबाना गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आज सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। हत्या का प्रारंभिक कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है।
गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र के महादेव बथान में हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवतियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों युवतियां स्कूटी से कहीं जा रही थी। इसी दौरान एक बड़े वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों युवतियां कुसुम घाटी की रहने वाली थी। पलामू जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत चुनाव को लेकर मेदिनीनगर स्थित जेएस कॉलेज में 1000 मतदान पदाधिकारियों को तृतीय चरण का चुनाव प्रशिक्षण दिया गया। 2 पालियों में आयोजित प्रशिक्षण में 24 मास्टर प्रशिक्षकों ने मतदान पदाधिकारियों को विधिवत चुनाव कराने के गुर सिखाए। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से 3 शव बरामद किए गए हैं। इसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं। ये तीनों अगल बगल गांव के ही रहने वाले हैं। ग्रामीण आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं। रांची जिला के मांडर स्थित कॉलेज के प्रोफेसर रामकुमार साहू की बाइक की डिक्की से अपराधियों ने 5 लाख रुपए चुरा लिए। घटना मांडर थाना क्षेत्र के पास NH 75 पर दिन के 11:30 बजे हुई। मांडर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालकर प्रोफेसर रामकुमार चान्हो थाना के चोरिया गांव अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। खूंटी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चल रहा है। इस कड़ी में यहां घर घर जाकर मतदान की महत्ता से अवगत कराते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जुबानी हमला किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि श्री सोरेन को मुख्यमंत्री होते हुए पत्थर खान लेने जैसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए था। रांची के रहने वाले पंकज कुमार ने इंडियन हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर तिरंगा फहराकर देश और दुनिया में झारखंड का नाम ऊंचा कर दिया है। पंकज की यह उपलब्धि इसलिए और अधिक खास हो जाती है क्योंकि कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने वाले वे अब तक के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही भी बन गए हैं। चोटी पर कंचनजंगा पर तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंकज से पहले उत्तराखंड के एक पर्वतारोही ने 22 वर्ष की उम्र में और नोएडा के एक पर्वतारोही ने 24 साल की उम्र में वर्ष 2018 में कंचनजंगा पर तिरंगा फहराया था। कंचनजंगा पर चढ़ाई के लिए पंकज और उनकी टीम को लगभग 1 महीने का समय लग गया। हाल ही में मेरी एक उपलब्धि हुई है। मैंने माउंट कंचनजंगा क्लाइम किया है जिसकी हाइट 8,586 मीटर है और ये दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय रेंज में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने से पहले भी पंकज ने कई ऊंची चोटियों पर फतह हासिल किया है। पंकज ने हिमालयन रेंज की सरस्वती सीमा की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पर भी तिरंगा फहराया है। 19 में मैं माउंट फ्रेंडशिप क्लाइम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। विकास योजनाओं का लिया जायजा। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। कल सवेरे 8 बजे से होगी मतगणना। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत। कई जगहों पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। और FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की निक्की प्रधान, सनीमा टेटे और संगीता कुमारी भी शामिल।